हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं विजन आईएएस मंथली मैगजीन सितंबर की, और पॉलिटी का थर्ड टॉपिक देखेंगे, दलों में आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। तो न्यूज़ में क्यों है, निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र पर जोर दे रहा है। तो जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, वो क्या कर रहा है, भारत में जो राजनीतिक दल है उनमें क्या है, आपस में आंतरिक लोकतंत्र हो उस पर जोर दे रहा है। मतलब उनके अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये नहीं एक ही व्यक्ति डिसीजन ले रहा है या कुछ इस तरीके से। तो दलों में आंतरिक लोकतंत्र के बारे में देखते हैं। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को अंतःदलीय लोकतंत्र भी कहते हैं, तो इसको इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र को इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी या अंतर्दलीय लोकतंत्र भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है किसी राजनीतिक दल के ढांचे के भीतर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने में दल के सदस्यों को शामिल करने के स्तरों एवं तरीकों से है। तो इसका मतलब होता है कि जो जैसे राजनीतिक दल है उनकी जो ढांचा होता है उसमें क्या है, निर्णय लेना हो या कुछ बात विचार विमर्श करना हो तो दल के जो सदस्य हैं उनको भी शामिल करी किया जाए। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सारे निर्णय ले लेता है। इसमें नागरिकों की राजनीतिक दक्षताओं को विकसित करने और अधिक सक्षम प्रतिनिधियों को तैयार करने में सहायता मिलती है। तो इससे क्या है कि मतलब जो अच्छे प्रतिनिधि होते हैं उनको रेडी करने में सहायता मिलती है। इससे राजनीतिक दल बेहतर नीति और राजनीतिक कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। तो जब वो आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं तो उससे क्या है, वो बेहतर नीति और राजनीतिक कार्यक्रमों का भी निर्माण करते हैं। भारत में संविधान में ऐसा कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं है जो राजनीतिक दलों के आचरण को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है कि जो बता रहा है कि राजनीतिक दल के जो आचरण होते हैं उसको कैसे विनियमित करें, ये कैसे रेगुलेट करें। तो इस संदर्भ में केवल लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 क्लॉज ए राजनीतिक दलों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है। ठीक है। तो जो हमारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, उसकी जो धारा 29A है, वो क्या है कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है कि उनका पंजीकरण जरूर होना चाहिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं जो दिया हुआ है भारत में राजनीतिक दलों के लिए कानून। ठीक है। एक संविधानेतर निकाय, एक है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 की धारा 29 का ए का क्लॉज 5। ठीक है। एक है राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई को किए जाने वाले आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली अनिवार्य जानकारियाँ। तो जो हमारे राजनीतिक दल है उनके लिए क्या कानून है, तो देखिए पहले हम देखते हैं आरपीआई एक्ट के बारे में। यह भारत में राजनीतिक दलों से संबंधित एकमात्र प्रमुख वैधानिक निकाय है। यह अधिदेशित करता है कि एक राजनीतिक दल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। ये जो एक्ट है ये बोल रहा है जो राजनीतिक दल हैं वो भारत के संविधान और समाजवाद धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करेगा, जो राजनीतिक दल है। ठीक है। तो जो ईसीआई है, तो राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग को किए जाने वाले आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली अनिवार्य जानकारियाँ। तो भारतीय निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दल है वो पंजीकरण कराते हैं तो क्या अनिवार्य जानकारी देते हैं, तो राजनीतिक दल के संगठनात्मक ढांचे से संबंधित दस्तावेज और सूचनाएं देते हैं, राजनीतिक दल के अंगों की शक्तियाँ और कार्य, पदाधिकारियों की नियुक्ति का तरीका, सभी पदाधिकारियों का उनके निर्वाचन की प्रक्रिया सहित विवरण आदि ये सब देना होता है। ठीक है। अब देखेंगे भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई के पास भी राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ नहीं है। तो जो भारत के निर्वाचन आयोग है उनके पास भी मतलब जो हमारे राजनीतिक दल है उनकी कार्यप्रणाली को विनियमित रेगुलेट करने की मतलब शक्तियाँ नहीं है। ठीक है, पर्याप्त शक्तियाँ नहीं है। भारत में दलों के आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता। अब मतलब जो भारत में जो पार्टी हैं राजनीतिक दल होते हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों में उनका नेतृत्व और दल की संरचना निर्धारित करने की प्रक्रिया पूर्णतः खुली और समावेशी नहीं है। ठीक है। देखिए अधिकतर आप पार्टीज़ में देखिए किसी एक व्यक्ति की ज़्यादा चल रही होती है। ठीक है, या फैमिलीज़ का चल रहा होता है, मेन जो उनकी फैमिली के होंगे वही मेन होते हैं। तो क्या है कि राजनीतिक दलों में उनका नेतृत्व और दल की संरचना निर्धारित करने की प्रक्रिया जो है कि मतलब उसकी संरचना क्या होगी या नेतृत्व कौन करेगा, वो जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः खुली और समावेशी नहीं है। ठीक है। ये राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने के समान राजनीतिक अवसर के विपरीत है, जो कि सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। तो ये जो है वो राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने के समान राजनीतिक अवसर के विपरीत है। ठीक है।
तो देखिए, सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें राजनीति में भाग लेना और चुनाव लड़ने का समान अवसर है, लेकिन वो नहीं मिल पाता है, ठीक है? क्योंकि क्या है, जो राजनीतिक दल है उनकी जो संरचना है वो खुली हुई समावेशी नहीं है। वंशवाद की राजनीति को रोकना, ठीक है? मैंने अभी जो आपको बताया, राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र की कमी के कारण दलों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। तो क्या है, वंशवाद चलता है, मतलब जैसे कि मेन जो एक फैमिली है वो ही सबसे ऊंचे पदों पर है एक दल में। आंकड़ों से पता चलता है कि 15वीं लोकसभा में 30 वर्ष से कम आयु के सभी सांसद राजनीतिक परिवारों से हैं। तो ये बता रहे हैं कि देखिए, जो 15वीं लोकसभा है उसमें जो 30 वर्ष से कम आयु के जितने भी सांसद हैं वो राजनीतिक परिवारों से हैं। राजनीति में तो अब देखते हैं राजनीति में अपराधीकरण को कम करना। चूंकि उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने की कोई सुपरिभाषित प्रक्रिया नहीं है, इसलिए पर्याप्त सामाजिक और वित्तीय संसाधनों वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है? तो अब जो उम्मीदवार हैं उनको मतलब टिकट देने की कोई मतलब डेफिनेशन नहीं है कि कैसे दें या क्या। तो क्या है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, सामाजिक और वित्तीय संसाधन होते हैं, उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। तो जिससे क्या है, अपराधीकरण बढ़ता है। इससे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ने की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो आप देखेंगे, जब आता है कभी टीवी पे देखना, जो इलेक्शन लड़ते हैं उन पे कितने सारे आपराधिक मामले होते हैं, ठीक है? तो ये वाली बात है कि इससे मतलब अगर लोकतंत्र बढ़ाया जाएगा तो राजनीति में अपराधीकरण को कम किया जा सकेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण, प्रत्येक राजनीतिक दल की राज्य स्तरीय और स्थानीय इकाइयां होती है। इसमें से प्रत्येक स्तर पर चुनाव होने से विभिन्न स्तरों पर शक्ति केंद्रों का निर्माण होगा। तो मतलब है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए ज़रूरी है। तो जो राजनीतिक दल होती हैं उनकी मतलब राज्य के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कई सारी यूनिट्स, इकाइयाँ होती हैं। इनमें से प्रत्येक स्तर पर चुनाव होने से विभिन्न स्तरों पर शक्ति केंद्रों का निर्माण होगा, ठीक है? इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और निर्णय लेने में आसानी होगी। लोकतंत्र की स्वस्थ कार्यप्रणाली, चूंकि राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए उनकी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की मजबूती और जीवंतता के अटूट रूप से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कि देखिए, लोकतंत्र की एक स्वस्थ कार्यप्रणाली होनी चाहिए। मतलब जो जैसे कि क्या है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो जो हमारे भारतीय लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट घटक है, ठीक है? लेकिन जब उनकी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की मजबूती, ठीक है, उनकी मतलब आपस में उनमें लोकतंत्र होगा तभी तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, ठीक है? तो ये इसके लिए ज़रूरी है। और जो पहले इसके दिया होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब जो ये राजनीतिक दल होते हैं, इनकी जो इकाइयाँ होती हैं, अगर उनके विभिन्न स्तरों पर भी चुनाव किए जाएंगे तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और निर्णय में आसानी होगी। तो दलों में लोकतंत्र स्थापित करने में चुनौतियां क्या है? निर्वाचन आयोग के पास अपर्याप्त शक्ति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एवं अन्य 2002 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा आंतरिक दलीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है, ठीक है? तो जो हमारा निर्वाचन आयोग है, पहली बात कि उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। तो एक केस हुआ था भारतीय राष्ट्रीय लोक कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर और अन्य 2002 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा आंतरिक दलीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर, अगर मतलब जो दल हैं वो अगर आंतरिक दलीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो निर्वाचन आयोग को उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है, ठीक है? सबसे बड़ी बात, एक विश्वसनीय विनियामक ढांचे का अभाव है। ऐसा कोई कानूनी उपाय नहीं है जिसके आधार पर राजनीतिक दलों के भीतर चुनाव अनिवार्य किए जा सके, ठीक है? ऐसा मतलब कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है जिससे मतलब जो राजनीतिक दल है उनके भीतर, उनके मतलब उनके भी भीतर चुनाव अनिवार्य किए जा सके कि कैसे उनमें पद दिए जाएं, है ना? सख्त दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के अनुसार राजनीतिक दलों के सांसदों, विधायकों के लिए अपने दल के विप के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। देखिए, जो हमारे दल बदल विरोधी कानून है वो बहुत सख्त है। तो दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के अनुसार मतलब क्या है कि जो राजनीतिक दल में सांसदों, विधायक होते हैं, जो उनके दल का व्हिप होता है उसके अनुसार कार्य करना होता है। वो मतलब उसके आदेश के विरुद्ध काम नहीं कर सकते। तो यह अधिनियम उन्हें सांसदों और राज्य विधानमंडलों में अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकता के अनुसार मतदान करने से रोकता है। तो देखिए, जैसा व्हिप बताता है वैसे उन्हें वोट करना होता है संसद या राज्य विधानमंडल में। तो इससे उनकी क्या है, जो पर्सनल प्रेफरेंस क्या है वो नहीं हो पाती। तो इससे इनकी जो पर्सनल चॉइस है वो नहीं रख पाते हैं, ठीक है? वंशवाद, जाति और धर्म आधारित दलों द्वारा विरोध, ठीक है?
अधिकांश दर स्पष्ट तौर पर जाति आधारित या धर्म आधारित हैं, उनमें वित्तीय लेन देन भी संदिग्ध और अपारदर्शी है। तो जो मतलब आप देखना कि ऐसे होंगे कि मतलब एक जाति वाले, दलों के नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो एक जाति वालों को ही वोट देते होंगे, ठीक है। मतलब उस जाति के लोग उसी दल को वोट देते होंगे, तो वो जाति आधारित या धर्म आधारित दल हैं, ठीक है। जिससे कि उनके वित्तीय लेन देन क्या है ये भी नहीं पता, वो भी संदिग्ध और अपारदर्शी है। तो ये दिक्कत आती है। दलों में अभिजात्यवाद है। किसी राजनीतिक दल में नेतृत्व ज़्यादातर उस दल के पदाधिकारियों के एक समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये पदाधिकारी दल के प्रशासन पर हावी होते हैं। तो मतलब क्या है कि उसमें भी अभिजात्यवाद होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा उसमें पावरफुल होते हैं, ठीक है। और वो क्या है, प्रशासन पर हावी, राजनीतिक दल के प्रशासन पर हावी होते हैं। आगे क्या कर सकते हैं, दलों को संवैधानिक राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए जर्मनी में राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वहाँ के कानून के अनुसार दलों के आंतरिक संगठन को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। तो जर्मनी में है, उधर पे है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और मतलब लॉ के अनुसार उनमें क्या है, जो उनके आंतरिक संगठन है उसको भी क्या है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। अगर वो संवैधानिक दर्जा मिलता है तो उन्हें फिर जो संविधान का लॉ होगा उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। उचित नियम, राजनीतिक दल के अलग अलग स्तरों पर ऐसे चुनावों के बीच अंतराल और दल के पदाधिकारियों के पद की शर्तों के संबंध में दल के संविधान नियमों विनियमों में विशेष प्रावधान होने चाहिए। तो उचित नियम होने चाहिए। राजनीतिक दल होते हैं उनके अलग अलग स्तरों पर संगठनात्मक चुनाव, ठीक है। ऐसे चुनावों के बीच अंतराल, दल के पदाधिकारियों के पद की शर्तों के संबंध में दल के संविधान नियमों और विनियमों में विशेष प्रावधान होने चाहिए। मतलब कि उनके संगठनात्मक चुनाव कैसे होंगे अलग अलग स्तर पर, ठीक है। उनके चुनाव के बीच क्या अंतराल होगा, जो दल के पदाधिकारी होंगे उनके संबंध में क्या शर्तें होंगी, क्या नियम होंगे, इनके विशेष प्रावधान होने चाहिए। नेतृत्व संबंधी पदों के लिए आंतरिक चुनाव, इसमें दल के सदस्यों के बीच वाद विवाद, अभियान, बैठकों, चर्चाओं के माध्यम से संपन्न किया जाना चाहिए, ठीक है। राजनीतिक दलों के भीतर एक उत्तरदायी निकाय इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। मतलब राजनीतिक दलों के बीच एक उत्तरदायी निकाय हो, जो क्या है कि मतलब चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी हो, ठीक है। उनमें आंतरिक चुनाव, इसे दल के सदस्यों के बीच वाद विवाद, अभियान, बैठक या चर्चाओं के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बता रहे हैं कि जो नेतृत्व, मतलब जो भी नेतृत्व करता है उसके पद के लिए जो संबंधी पदों के लिए जो आंतरिक चुनाव होते हैं उनमें उनके लिए क्या है, बीच में वाद विवाद कर सकते हैं सदस्य, अभियान, बैठकें, चर्चा के माध्यम से उन्हें संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए एक निकाय भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम यूके में कंजर्वेटिव पार्टी में एक केंद्रीय परिषद, सेंटर काउंसिल और एक कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। ये अपनी वार्षिक बैठक में अपने सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, ठीक है। निर्वाचन आयोग को नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए, ठीक है। तो जो निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है, को नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले दलों, मतलब जो भी दल होते हैं जो नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं, उनका पंजीकरण रद्द करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिए। राज्यदार राजनीतिक दलों का वित्त पोषण दलों के बीच समानता और जवाबदेही ला सकता है। अगर राजनीतिक दलों का वित्त पोषण राज्य द्वारा किया जाए तो उनके बीच समानता और जवाबदेही ला सकता है, ठीक है। विभिन्न समितियों के सुझावों को लागू करना, जो समिति बनाई गई थी उनके सुझावों को लागू करना, जैसे दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति जैसी समितियों ने देश में राजनीतिक दलों की अधिक पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए मजबूत तर्क दिए हैं। विधि आयोग की वर्ष 1999 की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना और आंतरिक दलीय लोकतंत्र को शामिल कुछ और ही निकल रहा है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र को शासित करने वाले एक नियामक ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता की पुरजोर सिफारिश की गई थी। तो जो विधि आयोग की रिपोर्ट थी 1999 की, तो उन्होंने बोला था राजनीतिक दलों की जो आंतरिक संरचना है और आंतरिक दलीय लोकतंत्र को शासित करने वाले एक विनियामक ढांचे, मतलब एक विनियामक ढांचा बनाना चाहिए जो इनका मतलब आपस आंतरिक संरचना बनाए, ठीक है। स्थापित करने की आवश्यकता की पुरजोर सिफारिश ने की थी। राजनीतिक दल पंजीकरण और गतिविधियों का विनियमन विधेयक 2011 प्रारूप का उद्देश्य चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संविधान, कार्यप्रणाली, वित्त पोषण, लेखा और लेखा परीक्षकों और अन्य मामलों को विनियमित करना है। तो एक जो राजनीतिक दल विधेयक 2011 था, ठीक है। तो विधेयक यानी बिल था, ठीक है।
तो उसका उद्देश्य क्या था? चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल है उनके संविधान, कार्यप्रणाली, वित्त पोषण, लेखा परीक्षा और अन्य मामलों को रेगुलेट करना। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संशोधन अधिनियम। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।